जय हिंद एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू डिफेंस विजन। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमें कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कि कौन कौन से पॉलिटी के वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी चाहिए और उसे कैसे पढ़ना चाहिए। बिकॉज ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे आप PYQ निकाल के देख लो, इन सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे एवरी ईयर। सो यू कांट स्किप इट। बुक के बारे में तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था, लास्ट वीडियो में बता दिया था। तो एवरीवन नोज़ कि कौन सा बुक हमें पढ़ना है और कैसे नोट्स बनाना है। तो आज हम लोग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। मोस्ट ऑफ द पीपल, या फिर मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मैं भी बहुत सारे वीडियोस देख रही थी। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने ये बताया था कि आप चैप्टर 1 स्किप कर सकते हो, ठीक है। बट मेरी मानो तो स्किप मत करना। स्किप आप तभी करना चैप्टर 1 जब आप ये चैप्टर पूरी तरह से हिस्ट्री में कवर कर चुके हो। बिकॉज हिस्ट्री जहाँ पे एंड होता है वहीं से पॉलिटी स्टार्ट होती है, और जो पॉलिटी का चैप्टर 1 है वही हिस्ट्री का चैप्टर लास्ट है। तो अगर आपने ये चीज़ हिस्ट्री में कवर अप कर लिया है देन आप इसे कंटिन्यू नहीं करो। आप वहीं पे अपने नोट्स रेडी आपने किए ही होंगे तो आप उससे रिवाइज़ करो, फिर दोबारा से चैप्टर 1 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ आपने नहीं किया हो तो आप पॉलिटी के बुक से करना। बहुत इजी पॉइंट्स में इससे बताया गया है कि कौन से एक्ट में क्या हुआ था, कब क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें दी गई हैं। रेगुलेटिंग एक्ट से क्या क्या हुआ था, चार्टर एक्ट से क्या क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या क्या हुआ था, इंडियन काउंसिल एक्ट से क्या क्या हुआ था, जब हमारा रिवॉल्ट हुआ उसके बाद क्या हुआ, वाइसरॉय कब बना, या फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बना, कब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना। ये सारी चीज़ें उसमें मैंशनड है। तो आप ये सारी चीज़ें वहाँ से कवर अप करोगे। आपको करना क्या है कि आप जैसे टॉपिक है रेगुलेटिंग एक्ट लिखो, और वहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई, सुप्रीम कोर्ट या फिर जो जो जजेस बने या फिर क्या क्या वहाँ पे चेंजेस आए, तो वो सारी चीज़ें आप बुलेट पॉइंट्स में वहाँ पे मेंशन करो, ठीक है। फिर चार्टर एक्ट आता है, पिट्स इंडिया एक्ट आता है, तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई वो सारी चीज़ें 4-5 बुलेट पॉइंट्स में आप लिख के अपने प्रॉपर नोट्स बना लो और उसे डेली रिवाइज करो। इस बार भी क्वेश्चन था, हर बार क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में आप समझ गए कि कैसे करना है। नेक्स्ट हमारा आता है सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन रहा था तो डायरेक्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिखने नहीं बैठ गए। अब आप भी यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो CDS का, तो आप बहुत सारे वीडियोस को देखोगे या फिर बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए हैं उनसे बात करोगे, या फिर अगर उनके वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे तो आप उसे चेकआउट करोगे कि हाँ कैसे कैसे उन्होंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया, क्या क्या स्ट्रैटेजी उन्होंने यूज़ किया था जो उनका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, ठीक है। तो वैसे ही जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने भी यही चीज़ किया कि उस वक्त जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन थे पूरे वर्ल्ड में, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन बन चुके थे या फिर थे, उन सारे कॉन्स्टिट्यूशन को उन लोगों ने गो थ्रू किया, और जो उन्हें जिस कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छा लगा वो उन्होंने ऑप्ट करके हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला विद मॉडिफिकेशन। एज इट इज़ नहीं डाला। उन्होंने देखा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो एज इट इज़ वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन को या फिर जो भी पॉइंट उन्हें चाहिए था वो एज इट इज़ नहीं डाल दिया, विद मॉडिफिकेशन डाला और इसका इंडियन वर्जन भी बनाया, ठीक है। तो कौन सी चीज़ें कहाँ से हमने बोरो किया वो सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। फिर यूनिटरी और फेडरल में जो डिफरेंस है वो क्या है, आपको क्वेश्चन करके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है पॉलिटी में, ठीक है। 4 स्टेटमेंट दे देगा, क्वेश्चन में रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फीचर ऑफ यूनिटरी स्ट्रक्चर और फेडरल स्ट्रक्चर, ऐसे करके। तो आपको पता होगा कि हाँ यूनिटरी और फेडरल में ये सारे डिफरेंसेस है, तभी आप पॉइंट आउट कर पाओगे कि हाँ ये नहीं है या फिर ये है, वट एवर दे आर आस्किंग, ठीक है। और आप सही टिक लगा के आ पाओगे, बिकॉज जो भी पॉलिटी में जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप देखो डायरेक्ट, वो बहुत कम टाइम ही ऐसा होगा जो वो डायरेक्ट आपसे आर्टिकल या फिर आपसे शेड्यूल पूछेंगे, नहीं पूछते हैं, बहुत कम पूछते हैं, आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, ठीक है।
फिर आता है रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस। सेम जैसे यूनिटरी और फेडरल में वो पूछेंगे 4 स्टेटमेंट देके, सेम ऐसे ही रिटन पूछेंगे कि कौन कौन से इसमें से फीचर्स नहीं है या फिर कौन इसमें फीचर है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का या फिर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रियम्बल, जिसको हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे नेम इसको मिले हुए हैं। तो प्रियम्बल आपको याद होना चाहिए। रीज़न इज़ प्रियम्बल में क्या होता है, बहुत सारे वर्ड मेंशन है, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। तो आपसे उसकी क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है कि आपको 4 वर्ड दिए हुए हैं, आपको पूछेंगे वो कि इसे ऑर्डर में लगाओ, कौन सा वर्ड फर्स्ट में है, कौन सा सेकंड में है। तो आपको प्रियम्बल याद होना चाहिए, ठीक है। डेली आप उसे रीड करो, आपके माइंड में रहेगा कि हाँ डेमोक्रेटिक पहले आता है, रिपब्लिक पहले आता है, फिर क्या पहले आता है, फिर आप वहाँ पे सही मार्कअप करके आओगे, ठीक है। फिर प्रियम्बल के लिए कौन कौन से ऐसे केसेस थे जिसमें बोला गया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या फिर नहीं है पार्ट, तो वो सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। अमेंडमेंट हुआ है या नहीं प्रियम्बल में, एक बार अमेंडमेंट हुआ है, कौन से अमेंडमेंट एक्ट से वो अमेंडमेंट हुआ है, क्या क्या चीज़ें अमेंड हुई है, वो सारी चीज़ें आपको प्रियम्बल में पता होनी चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आता है, आपसे पूछ लेगा कि अमेंडमेंट हुआ था तो कौन कौन सी चीज़ें ऐड हुई थी, वो क्वेश्चन में आपको रहेगा। तो आपको टिक लगाने में बहुत आसानी होगा अगर आप प्रियम्बल के बारे में अच्छे से पढ़ के जाते हो तो। नेक्स्ट हमारा आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, फंडामेंटल राइट्स। एवरी ईयर क्वेश्चन मिलेगा आपको फंडामेंटल राइट्स से, और आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पूछेगा कि हाँ ये जो स्टेटमेंट है या फिर राइट टू इक्वालिटी जो है वो कौन से आर्टिकल में आता है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम कौन से आर्टिकल में आता है, ये आपसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा, जैसे इस बार भी क्वेश्चन आया था CTS 1 2022 में, राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, आर्टिकल 19 से रिलेटेड, उसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे, उसमें 4 स्टेटमेंट थे और दिया था कि कौन सा इसका आर्टिकल 19 का पार्ट नहीं था। तो वो चीज़ें उन्हें ही पता होंगी जिन्होंने वो सारी चीज़ों को रीड अच्छे से करके गए होंगे, वही वो उसको मार्कअप करके आएंगे। आप अगर ये सोचोगे कि CDS एग्ज़ाम आपसे आर्टिकल डायरेक्ट पूछेगा कि फंडामेंटल राइट्स में राइट टू रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये सारे किस आर्टिकल में आता है, ऐसे पूछेगा, तो वो ऐसे नहीं पूछता है, कुछ लेवल है इस एग्ज़ाम का, तो वो आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ही पूछेगा। इस बार भी आया था। तो आपको लाइन बाय लाइन गो थ्रू करना है। इफ़ आपके पास नोट्स है, किसी के बने हुए नोट्स है या फिर आपने खुद बनाया, तो उसे बार बार पढ़ो, बिकॉज स्टेटमेंट वाले में बच्चे फंसते हैं और सभी बच्चे फंसते हैं अगर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो फंडामेंटल राइट बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, डोंट स्किप इट, ठीक है। DPSP में कुछ भी नहीं है, बस इसमें आपको क्या कहते हैं उसको, आर्टिकल्स हैं बहुत सारे, और आपसे यहाँ पे ये पूछ लेगा कि कौन सा आर्टिकल गांधीयन प्रिंसिपल में आता है, ठीक है। ये सारे आपसे पूछ लिए जाएंगे। और DPSP हमने कहाँ से अडॉप्ट किया, कहाँ से बोरो किया, ये आपसे पूछा जाएगा। लाइकवाइज आपसे फंडामेंटल राइट्स के बारे में कि ये हमने कहाँ से बोरो किया, ये भी पूछा जा सकता है। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से अमेंडमेंट से हमने ऐड किया, कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। इस बार भी फंडामेंटल ड्यूटी से एक क्वेश्चन था, 4 स्टेटमेंट थे और इसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो आपको 11 के 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ याद रहेंगे, तभी आप पॉइंट आउट कर पाओगे कि कौन फंडामेंटल ड्यूटी है, कौन नहीं है। पहले जब फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया था तब हमारे पास सिर्फ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे, बाद में एक और ऐड किया गया। तो वो कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुआ वो आपको याद होना चाहिए। नोट्स बनाओ, लिख लो इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स और डेली रीड करो, वो आपको याद हो जाएंगे। देन आता है हमारा प्रेसिडेंट का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में मेंशन है। डायरेक्ट आर्टिकल नहीं पूछेगा, बट एटलीस्ट यू शुड नो, मे बी आपसे पूछ लिया जाए वहाँ पे 4 आर्टिकल देके कि इसमें से प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस पावर कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है। तो यू शुड नो कि प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल है वो कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट का आर्टिकल इतना से इतना तक है, और अगर आपसे क्वेश्चन आता है तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक
प्रेसिडेंट का आर्टिकल आता है तो कुछ ऑप्शंस होंगे जो उसके बाहर के होंगे, तो वो आप एलिमिनेट कर लोगे। और जहाँ आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं तो 2 में आप रिस्क लो। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारे आर्टिकल्स आप रटो, हाँ, बट पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट की कौन से आर्टिकल में, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किस में है, किस में वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, किस में प्रेसिडेंट होना चाहिए हमारी कंट्री के लिए, वो मेंशन्ड है। ये 4-5 ऐसे आर्टिकल हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है ये आपको पता होना चाहिए। इनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट के क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, वाइस प्रेसिडेंट की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। जब इनका सीट वैकेंट हो तो क्या क्या होता है, कैसे कैसे इनका इलेक्शन होता है, इनके इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करते, कौन कौन नहीं पार्टिसिपेट करते, इन दोनों में आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। बिकॉज बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं या नहीं, इलेक्टेड मेंबर कहाँ कहाँ के होते हैं, ये क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ लिया जाएगा, बोथ प्रेसिडेंट के फॉर्म में भी और वाइस प्रेसिडेंट के फॉर्म में भी आपसे पूछा जाएगा। ओथ किसके सामने प्रेसिडेंट लेते हैं, वाइस प्रेसिडेंट किसके सामने ओथ लेते हैं, रेजिग्नेशन किसको देते हैं, ये दोनों, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर का क्या क्या रोल है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कैसे अपनी ड्यूटी करते हैं, कैसे वो प्रेसिडेंट को सारी बातें बताते हैं, वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है। तो ये छोटा छोटा कुछ आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, जो हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर उनको हेड करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, कितना स्ट्रेंथ होता है, क्या होता है, कौन से आर्टिकल से स्ट्रेंथ, जैसे मिनिस्टर्स कितने होने चाहिए, कितना % मिनिस्टर होना चाहिए, कौन से अमेंडमेंट से मेंशन किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। पार्लियामेंट क्या है, राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट, ये 3 को मिला के पार्लियामेंट बनता है। पार्लियामेंट में कितने सेशन होते हैं, ठीक है, 2 सेशन के बीच में कितना गैप हो सकता है, ठीक है। स्पीकर क्या है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर राज्यसभा के दोनों, उनके रोल क्या है, वो क्या क्या कर सकते हैं। फिर से प्रिजाइडिंग ऑफिसर लोकसभा के, कितने सीट्स हैं किस स्टेट में, बस मैक्सिमम सीट किस स्टेट में और मिनिमम किस स्टेट में, ये आपको पता होना चाहिए। कभी कभी आपको क्रोनोलॉजी वाइज लगाने के लिए बोल सकता है, ठीक है। क्वेश्चन आर क्या होता है, रिजोल्यूशन क्या होता है, मोशन क्या होता है, कौन कौन से फंड होते हैं, यू मस्ट नो दीज थिंग्स बिकॉज क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, ठीक है। स्पीकर का इलेक्शन कैसे होता है, प्रोटम स्पीकर क्या होता है, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप रीड करोगे। आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरी लक्ष्मीकांत 3 मंथ में कंप्लीट कर लो, बिकॉज आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए लक्ष्मीकांत सही से पढ़ने के लिए आपको पूरा 2 से 3 मंथ लग जाने वाला है फॉर फर्स्ट रीडिंग, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो, और फर्स्ट रीडिंग इज़ नॉट इनफ, आई एम टेलिंग यू, फर्स्ट रीडिंग इज़ नॉट इनफ। एटलीस्ट 2 to 3 रीड आपको लगाना होगा, बट वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है। आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करवा लो, कोई भी आपसे सीनियर हो जो फिर आपके क्लोज हो, या फिर आपने कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन किया हो, तो वहाँ पे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही रहे हैं। फिर आप नोट्स से पढ़ो, नोट्स आपका प्रिसाइज स्क्रिप्ट 60 to 70 पेजेस का होना चाहिए, जिसको आप डेली हाफ करके, या फिर कुछ चैप्टर आप रख लो, 4 चैप्टर मैं आज पढ़ूंगा, वीक वाइज आप उसे डिवाइड कर लो, ठीक है। इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और आपके पास नोट्स है, तो 4 एक दिन में मैं टॉपिक कंप्लीट करूँगा, 4 एक दिन में, और अच्छे से लाइक 2 आवर्स आप दे सकते हो, नहीं 2 आवर्स तो आप 1 आवर भी दो। 1 आवर में आपको 4 टॉपिक, क्योंकि नोट्स में बहुत प्रिसाइज फॉर्म में रहते हैं, तो वो आपका कवर अप हो जाएगा, ठीक है। फिर इमरजेंसी आता है, स्टेट इमरजेंसी किस में है, फाइनेंशियल इमरजेंसी किस में है, प्रेसिडेंट्स रूल कैसे लगते हैं, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो इमरजेंसी के टाइम में हट जाते हैं, फिर उसके बाद आ जाते हैं, कौन कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जो इमरजेंसी में भी रहता है, वो नहीं हटता है, ठीक है। तो इमरजेंसी के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन इमरजेंसी लगाता है, कब हटा सकते हैं इमरजेंसी, ठीक है। फिर आता है स्टेट लेजिस्लेचर। अगर आपने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में, पार्लियामेंट पढ़ लिया है, तो फिर आपके लिए स्टेट लेजिस्लेचर बहुत इजी हो जाने वाला है, ठीक है। उसमें क्या है, जैसे हमारा प्रेसिडेंट है वैसे हम वही रोल हमारे गवर्नर का होता है, हाँ, बस कहीं कहीं उनकी पावर कम होती है, प्रेसिडेंट से कुछ पावर गवर्नर की कम होती है।
बट अगर आपने प्रेसिडेंट अच्छे से समझ लिया तो फिर वो चीज़ समझने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। जो प्राइम मिनिस्टर का रोल कंट्री में होता है वही सीएम का रोल हमारे स्टेट में होता है, सेम। जो अटॉर्नी जनरल करते हैं सेम हमारा स्टेट में भी एक होता है, ठीक है, लॉ ऑफिसर। फिर पार्लियामेंट्री कमेटीज़, कौन कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ है, कौन स्टैंडिंग कमेटी क्या होता है, एडहॉक कमेटी क्या होता है, किस कमेटी में कितने मेंबर होते हैं और राज्यसभा से आते हैं या फिर लोकसभा से आते हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये आपको डायरेक्टली स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेशनल और स्टेट पार्टीज़, अब नेशनल पार्टीज़ बनने के लिए कौन कौन सी ऐसी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो चाहिए तभी आप एज ए नेशनल पार्टी सामने आ सकते हो, या फिर स्टेट पार्टी बनने के लिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फुलफ़िल करनी होंगी तभी आप स्टेट पार्टी कहलाओगे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको नोट डाउन करके रखना, उसे डेली रीड करना, बिकॉज वो बहुत कंफ्यूजिंग है कि हाँ यहाँ ये होना चाहिए, इसमें ऐसे इतना सीट से आपको लोकसभा में रहना चाहिए, जीतना चाहिए, इतना से यहाँ होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है। देन आता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जितने भी है इसमें कुछ नहीं रहता है। कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है एक पेज में लिखो, ठीक है। किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है, कौन इन्हें अपॉइंट करते हैं वो लिखो। कौन इन्हें हटा सकते हैं, इनका टर्म क्या होता है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी है या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये आप देखो, ठीक है। फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ आता है, ठीक है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में अब जैसे उसके चेयरमैन अपॉइंट होते हैं तो उसके लिए एक क्या कहते हैं उसको, मेंबर बैठती है, ठीक है। 6 मेंबर की कमेटी बैठती है, कभी 4 मेंबर की कमेटी बैठती है। तो उसमें कौन कौन से वो लोग रहते हैं जो इन्हें अपॉइंट करने में हेल्प करते हैं, तो उनका नाम आपको पता होना चाहिए। फिर एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है ये पता होना चाहिए। पंचायत और म्यूनसिपालिटी कौन से शेड्यूल में हैं, कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुए, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें, इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसे 5 टॉपिक्स हैं जो आपको फ्री के मार्क्स दिलवाएंगे, बिकॉज इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने वाला नहीं रहता है, बहुत कम चीज़ें इसमें पढ़ने वाली रहती है। तो इस 5 टॉपिक्स को आप स्किप मत करना। एक पेज में तो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के नोट्स ख़त्म हो जाएंगे और एक पेज में नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के नोट्स ख़त्म हो जाएंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ कुछ नहीं है, बस इसमें यही बताया गया है कि कब किसी मेंबर को पार्टी से निकाला जा सकता है, वो क्या ऐसा चीज़ करेंगे जो जैसे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर, ठीक है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ में वो सारी चीज़ें मेंशन्ड है, ठीक है। पंचायत म्यूनसिपैलिटी कब ऐड हुआ, कैसे हुआ। अब इन सारी चीज़ों के अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है कि कौन से शेड्यूल में क्या है और कौन से पार्ट में क्या है। आप कुछ एब्रिविएशन बना लो, बहुत सारे इंटरनेट पे भी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो कौन से शेड्यूल में क्या है क्या नहीं है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे डायरेक्टली आपसे डाल के पूछ लिया जाएगा कि यूनियन गवर्नमेंट का मेंशन किस शेड्यूल में है और शेड्यूल आपको दिया रहेगा, तो यू शुड नोट दैट, ठीक है। आपको सारे आर्टिकल याद नहीं करने हैं, बट एटलीस्ट शेड्यूल और पार्ट्स में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सा पार्ट कब ऐड हुआ, जब स्टार्टिंग में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कितने पार्ट्स थे, बाद में कितने पार्ट्स आए, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। फिर 3 लिस्ट होता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इसमें कितने सब्जेक्ट थे, बाद में कितने सब्जेक्ट ऐड हुए या फिर हटाए गए, बस इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और आप कॉमन सेंस यूज़ करके ये चीज़ कर सकते हो कि अगर आपको 4 ऑप्शन दिए और इसमें से पूछा जाए कि कंकरेंट लिस्ट में इसमें से कौन नहीं है। कंकरेंट लिस्ट मतलब जिस पे यूनियन गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी, ठीक है, तो वो होता है हमारा कंकरेंट लिस्ट। तो आप वो कॉमन सेंस से भी कर सकते हो, बस आपको सब्जेक्ट पता होना चाहिए कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब उसमें कितने सब्जेक्ट थे और अभी उसमें कितने प्रेजेंट सब्जेक्ट है और वो हमने अडॉप्ट कहाँ से किया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें, बस इतने ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप फर्स्ट इसे कंप्लीट करो, उसके बाद ही आप आगे बढ़ना। ये सारे मेन टॉपिक्स हैं और ट्रस्ट मी, इफ़ आपको कोई समझाने वाला है और इफ़ आपके पास नोट्स हैं तो 1 मंथ इज़ इनफ फॉर यू। और अभी हमारे पास 3 से 4 मंथ है,
उतने में आप 4 से 5 बार इसे रिवाइज कर सकते हो, मोर देन इनफ है। अब बार बार रीड करोगे, वहाँ पे आप ऑप्शंस देखोगे ना, तो वो आपके माइंड में ऐसे ही क्लिक कर जाएगा कि हाँ ये इसका है, तो रीड करते रहो बार बार, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, पॉलिटी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आऊँगी मैं। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एवरीवन। और पढ़ना मत छोड़ना, ठीक है। पढ़ाई स्टार्ट रखो, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद चिल मारना, बट अभी एटलीस्ट पढ़ाई करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट।